कुछ बात करते हैं वर्ल्ड थायराइड डे की। हर साल 25 मई को आलमी यौम थायराइड डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को गले में मौजूद जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनकी अहमियत, उसके अफ़ाल और उससे मुतालिका बीमारियां हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है और हाइपर थायराइडिज्म, इसके बारे में आगाही फराहम करना होता है। दुनिया भर में 20 करोड़ से ज़ायद अफराद थायराइड ग्लैंड से मुतासर हैं। इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वासफा एजाज मौजूद हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं OMI हॉस्पिटल की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइएगा कि हमें थायराइड के बारे में कितनी आगाही मज़ीद चाहिए? पहले हम देखते थे कुछ एड्स में भी मौजूद होती थी और हम जानते थे कि इसके इस्तेमाल जो ख़ास किस्म के नमक के इस्तेमाल से जो है उसमें कमी लाई जा सकती है, लेकिन अब इसके हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा आगाही मौजूद नहीं है। किस तरह से आगाह करेंगे? जी देखिए, इसी सिलसिले में हर साल वर्ल्ड थायराइड डे 26 मई के रोज़ मनाया जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड, उसके फंक्शंस और किस तरह अगर ये काम करना कम कर दे या ज़्यादा काम करे ज़रूरत से ज़्यादा तो क्या अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। अगर बात की जाए कि ये किन वजूहात की वजह से होता है तो एक आपने पहले ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि आयोडीन की कमी, तो आयोडाइज सॉल्ट को पहले बहुत प्रमोट किया जाता था और अभी भी किया जाता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी वजूहात हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, यानी कि आपका अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत है आपके अपने थायराइड ग्लैंड को जिसमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मुसलसल ज़हनी तनाव या स्ट्रेस की सूरत में भी थायराइड ग्लैंड्स का फंक्शन मुतासिर हो सकता है। हमल के दौरान भी थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या जिनको फैमिली हिस्ट्री हो उनमें भी थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम्स का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इन तमाम रिस्क फैक्टर्स की आगाही अवामुन्नास तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से भी बात कर रहे हैं कि ये एक खामोश और ख़तरनाक मर्ज़ है और बहुत सारी दीगर बीमारियों की वजह भी बनता है, आपके ख़्याल में जो हम इजाफ़ा देख रहे हैं थायराइड के पेशेंट्स में, मुसलसल जो इजाफ़ा हो रहा है, उसकी मेजर रीज़न्स क्या है? देखिए, बर वक्त तशख़ीस ना होना एक यकीनन मेजर रीज़न है और अगर हम देखें तो थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, यानी कि खुराक से जो तवानाई का अमल है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसके लिए हमारी जो इस साल की थीम है वो भी थायराइड और न्यूट्रिशन है, यानी किस तरह आप सही और मुतवाज़न ग़िज़ा से अपनी थायराइड की हेल्थ को एक बैलेंस वे में मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्जिश का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये तमाम आगाही हमारे लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इसकी मुख्तलिफ़ अलामात हैं जिसके बारे में अगर पता ना हो तो वो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर थायराइड ग्लैंड से हम हार्मोन्स प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अगर ये ज़रूरत से कम बन रहे हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, जिसमें आपको बिना किसी वजह के वज़न बढ़ने लगता है, सर्दी ज़्यादा लगने लगती है, आपको मुसलसल सुस्ती, थकावट का शिकार रहते हैं, जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क रहने लग सकती है या ज़हनी जो आपकी परफॉर्मेंस है वो मुतासिर हो सकती है। इसी तरह अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन रहे हों तो फिर बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है और ऐसी कंडीशन में आपका वज़न गिरने लगता है, यानी कि आपको भूख ठीक लग रही होती है लेकिन आपका वज़न कम हो रहा होता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ या बेतरतीब होने लगती है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, पसीना आ रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अलामात हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए और इनकी मौजूदगी में अपना बर वक्त मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो गर्मी भी बहुत है, किस तरह से इंडिकेट होगा कि कौन सी गर्मी आपको मौसम की वजह से लग रही है और किस गर्मी को आपने थायराइड के ज़ुमरे में लेना है? जी, अगर देखें मौसम प्लेजेंट है, सर्दियां हैं लेकिन आपको फिर भी गर्मी लग रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। और इसके अलावा अगर आपका पसीना हो रहा है जिस्म पे या हाथों पे कपकपी, लर्जा तारी हो रहा है, आपको बिना किसी वजह के गुस्सा या चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहे हैं और या बिना किसी रीज़न के वेट लॉस हो रहा है, तो सिर्फ एक आप सर्दी को तो नहीं गर्मी को तो नहीं रखते एज एन इंडिकेटर, लेकिन ये एक मुकम्मल डिफरेंट सिम्टम्स की मौजूदगी के पैरामीटर्स होते हैं जिनकी मौजूदगी में हम फिर तशखीस कर सकते हैं कि हो सकता है कि थायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो रहा हो। सही है। तो डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन क्या ज़्यादा मुतासिर होती हैं इस मर्ज़ से? ये देखने में आता है यूजुअली, क्या ये बात दुरुस्त है और इसकी रीज़न क्या है?
جی بالکل، خواتین بنسبت مردوں کے تھوڑا سا رسک زیادہ رہتا ہے تھائرائڈ ڈیزیزز کا، لیکن اب ہم جس طرح سے پیٹرن دیکھ رہے ہیں تو مرد بھی یکساں اس سے متاثر ہو رہے ہیں. سملرلی میں نے جیسے بتایا فیملی ہسٹری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر کسی کی موروثیت میں ہے تو وہ ان افراد کے بنسبت جن کے فیملی میں وہ ہسٹری نہیں ہے لیکن جن میں فیملی ہسٹری ہے اس میں زیادہ رسک ہوتا ہے منتقلی کا. اس کے علاوہ خواتین میں انفرٹیلیٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس لیے ان میں ڈائگنوسس زیادہ مطلب ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں بھی یہ سائلنٹلی ہو سکتا ہے موجود ہو لیکن ان کو کوئی علامات نہیں تو وہ تشخیص کر لینی چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے سے اس کی تشخیص اگر ہو جائے تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ ذرا کوئکلی بتائیے گا تھائرائڈ اور پیرا تھائرائڈ اس میں کس طرح سے فرق کیا جاتا ہے؟ جی تھائرائڈ گلینڈ کے دیکھیں فنکشنز جو ہیں وہ پیرا تھائرائڈ سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن تھائرائڈ گلینڈ کے پچھلے حصے پہ 4 چھوٹے چھوٹے پیرا تھائرائڈ گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے مینلی جو بون کا میٹابولزم اس کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کہ کیلشیم ہے، وائٹامن ڈی ہے، ان کے میٹابولزم کو. جبکہ تھائرائڈ ہمارے اوور آل باڈی میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے، لائک ہماری ہارٹ ہیلتھ کو، ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کو، ہماری وزن کے اتار چڑھاؤ کو، اسی طرح ہماری باڈی کی جو گروتھ ہے اسپیشلی بچوں میں جو نشو و نما ہے اس سب کو کنٹرول کرتا ہے. ان شارٹ تھائرائڈ ایک باڈی کا پاور ہاؤس آپ سمجھ لیں. تو ڈاکٹر صاحبہ جو تھائرائڈ کے پیشنٹس ہیں انہیں اپنی ڈائٹ میں کتنا کاشیس رہنا چاہیے؟ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے انہیں احتیاط کرنی چاہیے کھانے میں بھی؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اس سال ہماری تھیم بھی تھائرائڈ اور نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہے. تو دیکھیں تھائرائڈ گلینڈ کی جو فنکشن ہے وہ اس بات پر مکمل طور پر منحصر ہے کہ آج آپ کے کھانے کی پلیٹ میں کیا ہے. غذا کا متوازن اور بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ غذائیں جیسے کہ ہماری غذائی اجزاء جس میں آیوڈین ہے، سیلینیم ہے، زنک ہے، یہ تھائرائڈ ہارمونز کی پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اور آیوڈین کی بہت زیادہ کمی یا شدت دونوں سے ہی تھائرائڈ ہارمونز پروڈکشن متاثر ہوتی ہے. یہ جو اہم اجزاء ہیں ہمیں زیادہ تر آیوڈین ملے نمک سے، مچھلی، انڈے اور سمندری غذا میں پائے جاتے ہیں، تو ان کو اپنی ڈائٹ میں روٹین میں شامل کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے آگاہ کیا. آج دن بھی منایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس سے آگاہ رہیں، آپ کو علم رہے. الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں اور اپنے کھانوں میں جب آیوڈائز نمک کا استعمال کر سکیں، جو سمندری غذا ہے اس کو شامل کر سکیں تو یہ بآسانی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. بریک کے بعد آسان